नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि सारे क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 4 के दोस्तों। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस है और साथ ही साथ आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। लगभग 12 टू 13 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को कीजिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल रिलेटेड टू रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। अब बोल रहा है कि कैसे जो हमारा मटेरियल जो है, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ पे कैसे रिलेट करता है, वो हमें पूछ रहा है। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे बता दिया है दोस्तों, सॉल्यूशन भी लिख दिया हूँ। पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक मीडियम है दोस्तों एयर, एक मीडियम है वाटर। यहाँ पे दो मीडियम है और यहाँ पे मैंने कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा है दोस्तों, ओ, एक ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओ है। अब इससे क्या हो रहा है कि एक लाइट रे दोस्तों ऐसे करके परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। तो हम जानते हैं कि मीडियम में अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली पास होता है तो वो ना डेविएट करता है दोस्तों, ना कहीं मुड़ता है, वो सीधा का सीधा क्रॉस कर जाता है। और इस केस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोस्तों कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब एक दूसरा लाइट रे लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए ये थोड़ा-सा कुछ एंगल बना के इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे, ये वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है दोस्तों, ये डेंसर मीडियम है। एयर है मेरा रेयरर मीडियम। और हम जानते हैं कि अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करता है, पास करता है, तो वो थोड़ा नॉर्मल से दूर भागता है। और इस तरीके से जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, जो रिफ्रैक्टेड रे, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरीके से ये जो लाइट रे जा रहा है उसकी वजह से अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे दिखेगा दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। तो यही यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज दिख रहा है जहाँ पे, उसे हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। और यहाँ से जहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल में जहाँ पे रखा हुआ था दोस्तों, उसे हम बोलते हैं रियल डेप्थ। तो इस हिसाब से दोस्तों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, वो रेशियो हो जाता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ का। रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ का क्या हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है। और यही रिलेशन है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसी भी मीडियम का रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ से, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लाइन भी लिखा है दोस्तों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर वाटर देन ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम आउटसाइड द वाटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा हुआ है और उसे हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा-सा पानी के ऊपर है। पानी के ऊपर नहीं, थोड़ा-सा ऊपर दिखा हुआ दिखता है। और ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ड्यू टू, ये किस फिनोमेना की वजह से होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जब हम देखते हैं तो हमें ऊपर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, रिफ्रैक्शन होता है। और यही रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट हमें ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है द रेशियो ऑफ द रियल डेप्थ एंड द अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का रेशियो निकाल देंगे तो हमें उस मटेरियल का क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका जो रिलेशन बताना है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो हम जानते हैं दोस्तों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जो होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और मीडियम का मान लेते हैं वी एम। तो इस तरीके से दोस्तों हम जानते हैं कि जो लाइट का स्पीड होता है एयर में, वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये सबसे मैक्सिमम स्पीड जो है लाइट का यही होता है। इससे ज्यादा लाइट का स्पीड जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो जिसमें लाइट रे इससे ज्यादा ट्रेवल फास्ट कर सके। इसीलिए जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है दोस्तों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा जो है 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो स्पीड रखा जाता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट का स्पीड है जो सबसे ज्यादा होता है। और नीचे वाले जो स्पीड रखा जाता है वो कम होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए सॉल्यूशन भी लिख दिया है, देखिए। रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन दैट मीडियम। इसका मतलब यह है
कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में उस ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड है, उस लाइट का क्या स्पीड है वो नीचे रखेंगे और उस लाइट का एयर में कितना स्पीड है उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का निकल जाएगा। इस तरीके से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टेक प्लेस। हम जानते हैं दोस्तों कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए और उस टाइम देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या, कि जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाता है तो वो नॉर्मल से अवे भागता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जा रहा है और उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो अगर परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस दोस्तों हमारा कहलाता है क्या, क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो ये जो लाइट रे है वापस जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है दोस्तों, और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दो कंडीशन पूछ रहा है कि टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, इसका दो इंपॉर्टेंट कंडीशन बताइए। तो पहला कंडीशन है यहाँ पे क्या, कि लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि लाइट रे जो है वो ट्रेवल करना होगा कहाँ से, उसको डेंसर से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करना होगा। और दूसरा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया। यहाँ पे दो मीडियम है, इस मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक रे थ्रू अ प्रिज्म व्हेन इट सफर्स मिनिमम डेविएशन। मोनोक्रोमेटिक रे का मतलब एक सिंगल कलर का लाइट रे लेना है और उसे प्रिज्म से पास करा के पूरा उसका रे डायग्राम आप लोग को बना के दिखाना है कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कहाँ उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्या उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाना है कि कब जो है उसका मिनिमम डेविएशन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि हमने यहाँ पे एक प्रिज्म लिया है एबीसी। ये प्रिज्म जो है ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है दोस्तों। इसका सारा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री दोस्तों, इस हिसाब से। और यहाँ पे तीनों एंगल जो इक्वल है तो इस हिसाब से हर एक एंगल एंगल यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ओपी है, यहाँ पे ओपी जो है वो हमारा है क्या, इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे। और ये है हमारा रेयरर मीडियम और ये हमारा डेंसर मीडियम। तो ये जो ओपी इंसिडेंट रे है वो इस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल कर रहा है। अब जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा कि ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे दोस्तों कि ये जो है ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, और इस नॉर्मल से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ये लाइट रे मुड़ा और यहाँ पे एंगल बनाया R1। R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे देख रहे हैं ये डेल्टा वन लिखा हुआ है क्या, कि एक्चुअली में वो लाइट रे कितना जो है नॉर्मल की तरफ बेंड किया और जितना एंगल ये बनाया उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर से ये लाइट रे जो है पहला सरफेस ए बी से टकराने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये लाइट रे जो है नेक्स्ट इस सरफेस पे टकराता है। अब इस सरफेस पे टकराने के बाद ये लाइट रे जो रिफ्रैक्टेड रे था इसके केस में ये रिफ्रैक्टेड रे था, अब ये बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे। अब देख रहे हैं ये जो इंसिडेंट रे बन गया वो इस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है। अब जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा तो हम जानते हैं कि लाइट रे जो है नॉर्मल से अवे भागता है, नॉर्मल से थोड़ा दूर भागता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा, और यहाँ पे ये जो I2 है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है, पर कितना ज्यादा है, तो डेल्टा टू ज्यादा। ये डेल्टा टू क्या है, कि लाइट रे कितना ज्यादा डेविएट किया दोस्तों, वही एंगल इसका डेल्टा टू है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इस इंसिडेंट रे को पीछे मिलाएं तो ये ऐसे गया, और इस इमर्जेंट रे को जब हम पीछे मिला रहे हैं तो इस पॉइंट पे ये दोनों कट कर रहे हैं, इसको पॉइंट ऑफ डेविएशन बोला जाता है दोस्तों।
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये और ये तीनों लाइन एक ट्रायंगल बना रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है और एक प्रॉपर्टी हम और जानते हैं ट्रायंगल का दोस्तों कि 2 टू अपोजिट एंगल का सम जो होता है किसी भी ट्रायंगल के एक एक्सटीरियर एंगल के सम के उस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब ये दोनों एंगल का जब सम करेंगे तो इस एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अगर करेंगे तो डेल्टा मिल जाएगा। और ये जो डेल्टा है दोस्तों, ये जो डेल्टा है, डेल्टा मिनिमम लिखा हुआ है, ये डेल्टा जो है यही है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। और ये मिनिमम डेविएशन तब करेगा दोस्तों जब हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है इस बेस बीसी के पैरेलल हो जाएगा। हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है इस बेस बीसी के अगर पैरेलल हो जाए, उस सिचुएशन में जो डेविएशन होगा प्रिज्म के थ्रू ये वो मिनिमम होगा। बाकी हर केस में जो डेविएशन है वो ज्यादा होता है दोस्तों। मतलब शुरुआत क्या होता है कि एंगल ऑफ जो ये डेविएशन है, वैल्यू जो डेविएशन है दोस्तों, तो शुरू में कम होता है, फिर एक मिनिमम सिचुएशन पे आता है, फिर वो बढ़ने लगता है। डेविएशन जो है दोस्तों वो शुरू में कम होता है, फिर एक मिनिमम सिचुएशन पे आता है, फिर वो बढ़ने लगता है। और मिनिमम पॉइंट पे डेविएशन कब आता है? जब उसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस प्रिज्म के बेस के साइड के पैरेलल हो जाए। उस सिचुएशन पे जो डेविएशन बनता है दोस्तों वो मिनिमम डेविएशन बनता है। और उस टाइम पे एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये I1 और I2, एंगल I1 और I2 ये आपस में क्या होते हैं दोस्तों? इक्वल होते हैं। मतलब जब प्रिज्म पे मिनिमम डेविएशन होगा तब उसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्टेड रे इस बेस बीसी के पैरेलल होगा। और उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बोलता है क्या कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो होता है दोस्तों ये म्यू के बराबर होता है। और इस म्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम जानते हैं कि जब कभी लाइट रे ये मान लीजिए कि हमारा है डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर ट्रेवल करता है दोस्तों तो ये नॉर्मल से अवे भागता है, नॉर्मल से अवे भागता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ ये और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जितना एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन जब कभी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर ट्रेवल करे और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हो जाए 90 डिग्री। जब कभी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर ट्रेवल करे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अगर 90 डिग्री हो जाए, उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दोस्तों वो क्रिटिकल एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिटिकल एंगल बन जाता है। और यहाँ से हम जानते हैं क्या दोस्तों कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है क्या कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू। तो यहाँ से अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें दोस्तों तो क्या करेंगे? डेंसर मीडियम अपॉन रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या दोस्तों कि साइन ऑफ एंगल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इंसिडेंस एंगल्स के। तो यहाँ सॉरी क्रिटिकल एंगल के, तो हम यहाँ पे साइन सी लिख सकते हैं साइन आई की जगह पे। और साइन आर कितना है दोस्तों? देख रहे हैं यहाँ पे आर कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 90। और ये जो है म्यू रेयर मीडियम रेयरर मीडियम सॉरी म्यू इज द मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम इज, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हम म्यू डी आर निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा साइन सी अपॉन 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है दोस्तों कितना? 1 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1 बाई साइन सी। और यही रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस के सॉरी क्रिटिकल एंगल के बीच में दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, which color of light has higher critical angle, रेड लाइट और ग्रीन लाइट। तो हम जानते हैं दोस्तों कि क्रिटिकल एंगल जो है सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड कलर का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये होता है VIBGYOR। तो यहाँ से जो रेड कलर का होता है दोस्तों वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल होता है। और सबसे कम क्रिटिकल एंगल होता है किसका दोस्तों?
वायलेट कलर का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री ग्लास प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना बोल रहा है दोस्तों 42 डिग्री। कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ए बी इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म। ये जो ए बी है इसका कंप्लीट रे डायग्राम करना है, ये जब पूरा सरफेस से बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ मार्किंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ईच सरफेस। और इस सरफेस एक्स वाई सरफेस, एक्स जेड सरफेस और एक्स सॉरी वाई जेड और एक्स जेड दोनों सरफेस पे क्या बताना है दोस्तों कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ए बी लाइट रे है, ये फर्स्ट सरफेस वाई जेड से जब जब वाई जेड से ये जब पास कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो जब कभी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर परपेंडिकुलरली पास करता है दोस्तों, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों हो जाता है 0 डिग्री दोस्तों। क्या हो जाता है 0 डिग्री। और ये लाइट रे बिना बेंड किए आप देख रहे हैं कि इस सरफेस से इस मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जा रहा है। अब जब ये लाइट रे आ गया इस प्रिज्म के अंदर, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट फर्स्ट साइड दोस्तों, फर्स्ट सरफेस वाई जेड सरफेस पे जो वाई जेड सरफेस पे जो रिफ्रैक्ट सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दोस्तों वो कितना होगा 0 डिग्री। अब हम देखते हैं कि एक्स जेड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, जब ये लाइट रे यहाँ पे एंटर कर गया तो अब ये लाइट रे हो गया इंसिडेंट रे। अब ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम और ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाता है तो नॉर्मल से अवे भागता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे भाग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा है रिफ्रैक्टेड रे इस केस में। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जो है वो कितना है दोस्तों 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। तो इस केस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा वो कितना है दोस्तों 30 डिग्री। तो आपको आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। पर यहाँ पे ये 30 डिग्री आया कैसे, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए उसको ओ मान लिए, ये बी और जेड। हम ट्रायंगल लिए ओ बी जेड। इस ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है दोस्तों होता है 180 डिग्री। सम ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वो कितना होता है दोस्तों 180। तो यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है दोस्तों, एक है 30 एक है 90। तो नेक्स्ट एंगल हम निकाल लेंगे जो कि है हमारा एंगल ओ, वो कितना होगा, तो 180 में ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ओ मेरा हो जाएगा 90 और 30 120। 180 माइनस 120 दैट मीन्स कितना दोस्तों 60 डिग्री। तो ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल ये आ गया 60 डिग्री। आप अब देख रहे हैं कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये नॉर्मल जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो ये 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हमारा होता है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। इस हिसाब से ये कितना आ गया दोस्तों 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। और फर्स्ट सरफेस सरफेस वाई जेड पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया हमारा 0 डिग्री। इस हिसाब से दोस्तों इसका भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो लाइट रे है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे दोस्तों इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट रे है इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो लाइट रे जो बाहर निकला इसे हम बोलेंगे दोस्तों इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे इमर्जेंट रे। आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है अ लाइट रे एक्स वाई पासेस थ्रू अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म सोन बेलो। ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब ये है हमारा 90 डिग्री, ये है 40 डिग्री और ये है 40 डिग्री। मतलब ये साइड और ये साइड क्या है दोस्तों इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो आपस में इक्वल हो दोस्तों। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल थ्रू व्हिच द इंसिडेंट रे डेविएट्स एंड इमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या एंगल व्हाट इज द एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंट रे डेविएट्स एंड इमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म। तो जो हमारा ये जो इंसिडेंट रे है ये कितना डेविएट कर रहा है और इमर्ज हो रहा है, उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, वही पूछ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट वेयर दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज पुट इनटू यूज। और ये जो एक्शन है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है वो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रिज्म सरफेस बिहेव्स एज मिरर। इसमें से कौन सा प्रिज्म का सरफेस जो है वो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों,
हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल थ्रू विच इंसिडेंट रे डेविएट्स एंड इमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या होता है कि जो इमर्जेंट रे सॉरी जो इंसिडेंट रे होता है दोस्तों, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे उसके बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे जो मेरा ये है दोस्तों, यहाँ पे इमर्जेंट रे देख सकते हैं कि ये है हमारा OZ, मान लेते हैं इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे ये इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, 90 डिग्री। और ये फेनोमेना जो जिस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है दोस्तों क्या, पेरिस्कोप। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है दोस्तों, TIR हो रहा है। क्यों हो रहा है TIR, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे क्या है, पूरा रिफ्लेक्ट कर जा रहा है सेम मीडियम में, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सरफेस AB है ऑफ द प्रिज्म बिहेव्स एज मिरर। ये जो AB सरफेस है दोस्तों, AB, ये क्या कर रहा है, एक मिरर की तरह बिहेव करता है। क्योंकि मिरर का प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि हमारा जो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि लाइट रे अगर इस मिरर पे कहीं पे टकराया दोस्तों, इंसिडेंट किया, तो वो उसी मीडियम में वापस क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है दोस्तों। क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं सरफेस AB में। इसलिए यहाँ पे जो सरफेस AB है वो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म व्हिच इज यूज्ड टू मेक एन इन्वर्टेड इमेज इरेक्ट। एक आइसोसेलेस एंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म का यूज करके एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का अपराइट इमेज मतलब सीधा इमेज बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्ट है PQ जो कि एक उल्टा है। तो यहाँ से लाइट रे जो है हमारा ये हाइपोटेनियस हो गया दोस्तों, AB क्या हो गया, हाइपोटेनियस। इस हाइपोटेनियस से जब ये लाइट रे पास हो रहा है तो देख रहे हैं आप कि ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो ये बिना डेविएट किए ही एंटर कर जाएगा दोस्तों प्रिज्म में। और यहाँ पे करेगा ये क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने की वजह से क्या होगा कि ये लाइट रे ऐसे आएगा दोस्तों, और यहाँ पे टकराने, इस सरफेस पे टकराने के बाद ऐसे ही गुजर जाएगा दोस्तों। फिर ये यहाँ पे आएगा, इस सरफेस पे टकराएगा, और यहाँ पे भी करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर ये एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट का जो रे है यहाँ पे इमर्ज आउट हो जाएगा। उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट से, इस पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से एक लाइट रे निकलेगा दोस्तों, ये भी परपेंडिकुलरली जाएगा, और ये भी क्या करेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट जो है बाहर निकलेगा। और इस हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों उल्टा, जो इन्वर्ट ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है दोस्तों, सीधा इमेज यहाँ पे बना देगा। और ये पूरा का पूरा ये उल्टा इमेज का सीधा इमेज तभी बन पाएगा, तभी बन पाता है जब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस हिसाब से हम एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म का यूज करके एक उल्टे ऑब्जेक्ट को सीधा बना सकते हैं, उसका इमेज सीधा बना सकते हैं। और ये जो सारा ये जो पूरा हुआ दोस्तों, ये उल्टा ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज बना, वो किस फेनोमेनन की वजह से बना दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन की वजह से बना। किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि म्यू, ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं आप कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों इसको, ये रेसिप्रोकल होगा दोस्तों। तो और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर के साथ, ये हो गया रिलेशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज दिया हुआ 5/3, देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो ये हो जाएगा 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 1/5/3, जो कि हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा दोस्तों,
ए इज इक्वल टू 3/5। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। इसी तरह से इसका दोस्तों आप लोग को भी सॉल्यूशन पता चल गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो हम जानते हैं दोस्तों क्रिटिकल एंगल कब बनता है। क्रिटिकल एंगल तब बनता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाए। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दोस्तों वही एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम में वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दोस्तों वही हमारा होगा क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द क्रिटिकल एंगल ऑफ गिवन मीडियम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना है जिसके वजह से क्रिटिकल एंगल जो है वो इफेक्ट होता है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम अफेक्ट्स द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए गिवन मीडियम। तो जो बेस्ट बेस्ट फैक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या करता है किसी भी मीडियम के क्रिटिकल एंगल को क्या करता है दोस्तों इफेक्ट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी 5 का बी क्या बोल रहा है द डायग्राम below shows a light source P embedded in a rectangular glass block ABCD। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है ABCD जहां पे क्रिटिकल एंगल दिया हुआ कितना दोस्तों 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल दिया 42 डिग्री। तो कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे PQ till it emerges out of the block। तो इसका पूरा पाथ रे बनाना है जब तक ये PQ लाइट रे है इस ब्लॉक से बाहर इमर्ज ना हो जाए। राइट नेसेसरी एंगल्स, और जो भी एंगल्स बनेंगे वो सारा लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये है 42 डिग्री। अगर ये है 42 डिग्री तो इस सरफेस का अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 42 डिग्री है दोस्तों। तो ये कितना बनेगा 48 डिग्री, और यही है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल हमारा दिया हुआ था 42 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है हमारा 48 डिग्री। तो 48 डिग्री जो है वो बड़ा है 42 डिग्री से। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंस है दोस्तों वो बड़ा है एंगल ऑफ क्रिटिकल से। तो इस सिचुएशन में होगा क्या TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट रे जो है PQ ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में दोस्तों QR की तरफ। इधर आप देख सकते हैं QR की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जैसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो हम जानते हैं कि जब रिफ्लेक्ट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये है 48 डिग्री तो ये भी 48 डिग्री। अब ये 48 डिग्री तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है इस जगह पे आके क्या हुआ टकराया कौन से सरफेस पे CD सरफेस पे टकराया दोस्तों। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फिर से कितना डिग्री एंगल बनाएगा दोस्तों 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल जो है दोस्तों ये 42 डिग्री कैसे हुआ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। क्या है दोस्तों पैरेलल है। और ये जो है QR जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये दो लाइन जब आपस में पैरेलल होते हैं और उसके बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है दोस्तों तो उसके जो इंटरनल सॉरी इस ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं दोस्तों वो होते हैं इक्वल। अब यहाँ पे ये 42 डिग्री कैसे हुआ दोस्तों। तो ये हो गया 48, ये हो गया 48। हम जानते हैं कि ये है हमारा नॉर्मल और ये दोस्तों बना रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये है 48 तो 90 में जब हम 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा 42 डिग्री। तो ये एंगल हमारा निकल गया 42 डिग्री। तो ये अगर 42 डिग्री है तो ये भी हमारा 42 डिग्री होगा। ड्यू टू इसकी वजह से होगा दोस्तों ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आप लोग को लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ना था दोस्तों क्लास 7-8 में। ये सब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों इसमें। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा कितना 42 डिग्री। अब ये 42 डिग्री हो गया तो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों 42 डिग्री हमारा क्या है क्रिटिकल एंगल है। तो जब क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होगा तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दोस्तों वो कितना होगा 90 डिग्री। इस सिचुएशन पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ से जो लाइट रे दोस्तों बाहर निकल रहा है वो आप देख रहे हैं DE एक लाइट रे जो है दोस्तों ये बाहर निकल गया। इस हिसाब से यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा वो कितना है 48 डिग्री जो कि इससे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो रे जो है इज नाउ इंसिडेंट ऑन द सरफेस CD। तो CD पे टकराएगा दोस्तों ये रे। अब CD पे टकराया एट पॉइंट B, यहाँ पे B लिख देते हैं दोस्तों एट पॉइंट B।
हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 42 डिग्री। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है 42 डिग्री है, यहाँ पे 42 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 42 डिग्री है, यही तो हमारा क्रिटिकल एंगल है। और जितना क्रिटिकल एंगल होता है उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म्ड बाय अ प्रिज्म change with the increase in angle of incidence, draw a graph showing the variation if the angle of deviation with the angle of incidence at a prism surface। तो बोल रहा है क्या कि कैसे जो है एंगल ऑफ डेविएशन जो है किसी भी प्रिज्म का वो चेंज करता है अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों कि एक जब प्रिज्म है, सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, जो एक प्रिज्म होता है दोस्तों, ये है हमारा, मान लीजिए एक प्रिज्म। और प्रिज्म में जो हमारा ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया फिर से इमर्जेंट रे। और ये दोस्तों इस तरीके से जब हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है दोस्तों यही हमारा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा जब हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे। तो जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे दोस्तों, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो जो रहेगा शुरू में उससे क्या होगा, घटेगा दोस्तों। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। शुरू में क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन एक अमाउंट पे आके वो रुक जाएगा और फिर वहां से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होना शुरू कर देगा, इंक्रीज होना शुरू कर देगा दोस्तों। अब कैसे, तो देखिए जिस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दोस्तों हम बढ़ा रहे हैं। अब एक सिचुएशन ऐसा आया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है दोस्तों, वो ये जो प्रिज्म का नीचे वाला सरफेस है दोस्तों बीसी, अगर इस प्रिज्म के बीसी के ये रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो गया, उस सिचुएशन पे जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा दोस्तों वो होता है मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन मतलब इससे कम फिर डेविएशन नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा डेविएशन भी क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि शुरुआत में जो एंगल ऑफ डेविएशन है दोस्तों ये इतना है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जब बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब हम बढ़ा रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन शुरू में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये डेविएशन जो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया। और ये जब मिनिमम डेविएशन होता है दोस्तों उस टाइम जो होता है रिफ्रैक्टेड रे जो होता है इस बेस बीसी के पैरेलल होता है दोस्तों। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। उसके बाद फिर जब अगर और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा रिफ्रैक्शन सॉरी डेविएशन जो है एंगल ऑफ डेविएशन वो फिर से इंक्रीज करने लगेगा। तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो शुरुआत में हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो डिक्रीज करेगा, लेकिन एक फिक्स मिनिमम पॉइंट पे आके फिर से वो इंक्रीज करने लगेगा। और जिस मिनिमम पॉइंट पे वो मिनिमम डेविएशन होगा उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये जो लाइट रे होगा रिफ्रैक्टेड रे वो जो है बेस बीसी के पैरेलल होगा, प्रिज्म के बेस के बीसी के पैरेलल होगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रे ऑफ लाइट है दोस्तों जो कि इस ग्लास स्लैब के नॉर्मली पड़ रहा है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शोइंग द पाथ ऑफ द रे टिल इट इमर्ज आउट ऑफ द स्लैब। इसका कंप्लीट एक रे डायग्राम बनाना है जब तक ये लाइट रे जो है इस ग्लास ब्लॉक से बाहर ना निकले। तो जब हम जानते हैं दोस्तों कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो ये हमारा है मिरर मीडियम, ये है हमारा डेंसर मीडियम। तो जब कभी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है और वो भी परपेंडिकुलरली दोस्तों, तो वो बिना डेविएट किए ही सीधा वो लाइट रे चला जाता है। और इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 0 डिग्री होता है दोस्तों। कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे है, अब ये सीधा-सीधा पास हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे भी देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्मल भी यही होगा। नॉर्मल और रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा 0 डिग्री। इसी तरीके से जब ये रे लाइट रे फिर से जब ये इस ग्लास ब्लॉक के सरफेस एस आर से जब ये पास होगा तो ये भी बिना डेविएट किए ही सीधा बाहर निकल जाएगा दोस्तों इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 डिग्री होगा दोस्तों। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी 0 डिग्री। एंगल ऑफ इमर्जेंस दोस्तों वो भी कितना होगा,
0 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तीनों कितने होंगे दोस्तों? 0 डिग्री होंगे। तो ये हो गया कंप्लीट रे डायग्राम किसका दोस्तों? एक ग्लास स्लैब का, जब उस पे कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल होता है तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है? Complete the path of the monochromatic ray light through AB incident on the surface PQ of a equilateral glass prism PQR। ये एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो ये होगा 60 डिग्री, ये भी होगा दोस्तों 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। और ये बोल रहा है कि ये तब तक रे डायग्राम बनाना है जब तक इस प्रिज्म से ये इंसिडेंट रे AB बाहर ना निकल जाए, और साथ ही साथ बताना है क्या? आउट ऑफ द प्रिज्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये PQ जो हमारा इंसिडेंट रे है वो इस नॉर्मल से, ये हमारा हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करता है तो क्या होता है कि नॉर्मल से वो नॉर्मल की तरफ झुकता है दोस्तों, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, तो ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दोस्तों, और ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये लाइट रे इस पॉइंट पे फॉल करेगा। अब यहाँ से ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम, और ये है हमारा नॉर्मल। अब जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जाता है तो नॉर्मल से अवे भागता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसी लाइट रे को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जितना एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये PQ इंसिडेंट रे है। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। ये पहला सरफेस PQ पे दोस्तों, सॉरी, ये सरफेस PQ पे पहले क्या हुआ? टकराया। ये AB लाइट रे है दोस्तों, AB। तो ये जब यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया I। अब ये लाइट रे टकराया तो नॉर्मल की तरफ से मुड़ा दोस्तों, ये लाइट रे कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा लाइट रे कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जब इस सरफेस से टकरा के बाहर निकला दोस्तों तो ये फिर बेस की तरफ मुड़ा, और ये लाइट रे कहलाएगा इमर्जेंट रे। क्या कहलाएगा? इमर्जेंट रे। अब नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर अगर ये रिफ्रैक्टेड रे इस बेस BC के बराबर हो जाए दोस्तों, पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दोस्तों वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। और इस सिचुएशन में ये जो डेविएशन बन रहा है दोस्तों, ये जो डेविएशन बन रहा है, ये मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मिनिमम, जो कि मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ए पॉन्ड appears to be 2.7 मीटर डीप if the refractive index of water is 4/3, find the actual depth of the pond। तो हम जानते हैं दोस्तों क्या कि apparent depth जो है इसका दिया हुआ है कितना? 2.7 मीटर। मतलब एक तालाब है, एक तालाब है दोस्तों, उसका जो apparent depth हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो 2.7 मीटर दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है apparent depth दोस्तों? 2.7 मीटर, 2.7। लेकिन वो तालाब जो है और गहरा है दोस्तों। तो और यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है कितना? 4/3। हमें पूछ रहा है क्या? एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। रियल डेप्थ जो है वो कितना होगा? तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या फिर वाटर का। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्चुअल डेप्थ हमारा कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। एक्चुअल डेप्थ हमारा फाइंड करना है, रियल डेप्थ हमारा होता है, सॉरी, एक्चुअल डेप्थ हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे एपेरेंट डेप्थ दिया हुआ दोस्तों कितना? 2.7 मीटर। यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ को हम लोग रियल डेप्थ भी बोल सकते हैं दोस्तों, ये दोनों सेम है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये 2.7 यहाँ पे आ जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 3 9 जा 27, 9 4 जा 36, और ये 10 3.6 मीटर। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ है दोस्तों उस तालाब का वो कितना है? रियल डेप्थ जो है वो कितना है? 3.6 मीटर। इस हिसाब से दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? द वेवलेंथ्स ऑफ फॉर द लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर्स आर नियरली 7.8 into 10 की पावर -10 मीटर एंड 4.8 into 10 की पावर -7 मीटर रिस्पेक्टिवली।
क्वेश्चन हमारा पहला बोल रहा है विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम एंड विच कलर हैज ग्रेटर स्पीड इन ग्लास। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज दिया हुआ है 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, और वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर दिया हुआ है दोस्तों 4.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। यहाँ पे ये वेवलेंथ को हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं दोस्तों, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कलर के लाइट का जो स्पीड होगा वो वैक्यूम में ज्यादा होगा। तो आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्तों, वैक्यूम में किसी भी कलर के लाइट का जो स्पीड होता है दोस्तों वो कम ज्यादा नहीं होता है। सारे कलर के लाइट का स्पीड जो होता है वो सेम होता है, किसमें, वैक्यूम में। लेकिन जब किसी मीडियम में हम ट्रेवल कर जाते हैं, ग्लास, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों वो वैक्यूम से क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा दोस्तों उसका स्पीड ज्यादा होगा, और उसमें मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्पीड भी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के दोस्तों। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का ज्यादा होगा, और उसका वेवलेंथ ज्यादा है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का कम होगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर जो सॉरी ग्लास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है दोस्तों, ज्यादा है एयर से। मतलब इसमें जो लाइट का जो स्पीड होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका स्पीड कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका स्पीड ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है एज द स्पीड लाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हेन वी ऑब्जर्व द गिवन वैल्यूज वी फाइंड दैट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन द ब्लू कलर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो है ब्लू कलर सॉरी रेड कलर का वो ब्लू कलर से ज्यादा है। इसका मतलब स्पीड जो होगा ग्लास में वो रेड कलर का ज्यादा होगा, किससे, ब्लू कलर से, क्योंकि ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम हो गया है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कम होता है उसमें स्पीड क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादा तो दोनों का है, पर जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे रेड कलर का जो स्पीड होगा दोस्तों वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए डाइवर इन वाटर, एक डाइवर है जो कि पानी में है, कहाँ पे है, पानी में है, लुक्स ऑब्लिकली एट एन ऑब्जेक्ट ए बी इन एयर। ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी इसको पानी से एक डाइवर देख रहा है ऊपर तिरछा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि डज द ऑब्जेक्ट अपीयर टॉलर, शॉर्टर और द सेम साइज टू द डाइवर। ये जो डाइवर है उसको ये जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो छोटा दिखेगा, शॉर्टर दिखेगा या टॉलर दिखेगा या सेम साइज का दिखेगा, ये पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द पाथ ऑफ द टू रेज AC एंड AD, ये जो AC है और AD है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द डाइवर इन वाटर एंड हेंस ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पूरा दोस्तों डाइवर तक लेके जाना है इस दोनों लाइट रे को, और ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टॉलर टू द डाइवर। अगर ये डाइवर जो देखेगा ऑब्जेक्ट को तो वो उसको क्यों दिखेगा, टॉलर दिखेगा। और ये टॉलर क्यों दिखेगा दोस्तों, कि जब ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ए बी से निकलेगा, ये है हमारा रेयरर मीडियम और ये है हमारा डेंसर मीडियम। तो लाइट रे जब डेंसर से रेयरर की ओर जाता है दोस्तों तो वो नॉर्मल की टुवर्ड्स मुड़ता है, तो यहाँ पे ये इधर मुड़ेगा। उसी तरीके से ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, और नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा दोस्तों। तो जब ये हो गया उसका रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और इस लाइट रे का ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब जब रिफ्रैक्टेड रे को जब हम पीछे मिलाएंगे दोस्तों, यही रिफ्रैक्टेड रे को जब हम पीछे मिलाएंगे, ये दोनों इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे। मतलब वो डाइवर को जो ऑब्जेक्ट दिखेगा दोस्तों, इमेज दिखेगा, वो क्या दिखेगा, टॉलर दिखेगा। क्या दिखेगा, टॉलर दिखेगा। और साथ ही साथ ये उसका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो इमेज है ए बी का वो बनेगा ए डैश बी, जो कि ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा बनेगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ए बी थ्रू द ग्लास प्रिज्म पी क्यू आर। ये ग्लास प्रिज्म है पी क्यू आर, और यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, टिल इट इमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म गिवन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास ए बी इज एज 42 डिग्री। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 42 डिग्री। यहाँ पे एक लाइट रे है ए बी, इसका पूरा कंप्लीट रे डायग्राम बनाना है जब तक ये लाइट रे इस प्रिज्म से बाहर इमर्ज ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ए बी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलरली अगर इस सरफेस से पास होगा दोस्तों,
तो ये बिना डेविएट किए सीधा सीधा दोस्तों ट्रेवल कर जाएगा, और ये सीधा ट्रेवल कर जाएगा और जाके इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा दोस्तों। अब देख सकते हैं कि ये है हमारा 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ऑब्वियस है कि ये होगा कितना 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये है हमारा कितना 60, तो सॉरी ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 9 और 30 120, तो यहाँ पे 180 में हम 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 60 डिग्री। अब ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, तो फिर से ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल जो है दोस्तों कितना आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे ये लाइट रे टकराया, अब इसका हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री बनाएगा दोस्तों 60। तो ये जो एंगल, ये जो है ये हो गया इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट रे जो है अगर इंसिडेंस की तरह काम करेगा तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये लाइट रे जब इस मीडियम में ये लाइट रे एंगल इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो सेम मीडियम में क्या हो जाएगा दोस्तों, मुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। अब जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करेगा, तो ये है नॉर्मल, तो ये क्या करेगा थोड़ा नॉर्मल से अवे भागेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कंप्लीट रे डायग्राम हो गया इसका दोस्तों, इस प्रिज्म का, और यहाँ से इस तरीके से ये लाइट रे बाहर निकलेगा, और इस सिचुएशन में दोस्तों सरफेस क्यू आर पे, क्यू आर सरफेस पे दोस्तों, क्यू आर सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो होगा 0 डिग्री, और सरफेस पी आर पे दोस्तों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो होगा 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या होगा 60 डिग्री, ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल रहा था पाथ रे ए बी through the glass prism in PQR till emerge out of the prism is shown below. Note that the total internal reflection takes place at C. और इस जगह पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ दोस्तों, TIR हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा उसी सिचुएशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर होता है, और उस सिचुएशन में लाइट रे जो है सेम मीडियम में क्या होता है, सेम मीडियम में ही ट्रेवल करने लगता है, बेंड कर जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज, इस ब्लू लाइट का जो स्पीड होगा वाटर में वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन द रेड लाइट। क्यों होगा, द स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज मोर देन द रेड लाइट, क्योंकि द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मतलब जो स्पीड किसी भी कलर के लाइट का जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे दोस्तों, विच वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का दोस्तों, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का, और तो उससे कम और सबसे कम होता है वायलेट कलर का, सबसे कम होता है किसका, वायलेट कलर का, और सबसे ज्यादा होता है रेड कलर का। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लू कलर है दोस्तों उसका भी वेवलेंथ जो है रेड कलर से क्या होगा, कम होगा, मतलब रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका स्पीड जो है दोस्तों वाटर में वो कम होगा। क्यों, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ब्लू कलर का रिफ्रैक्ट, और जो ब्लू कलर लाइट है दोस्तों उसका जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा। इसीलिए बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, सो द ब्लू कलर लाइट इज इन वाटर इज मोर देन द रेड लाइट, जो स्पीड होगा ब्लू कलर का वो ज्यादा होगा किससे, रेड लाइट से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है when a ray of light travels normally to a given surface then angle of refraction is, उस सिचुएशन पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है द रे डायग्राम बेलो शोज द रे ओपी, ओपी एक रे है ट्रेवलिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये 60 बनेगा, ये 60 बनेगा, और ये भी 60 बनेगा of a certain material. Calculate the value of I2, that means ये find करना है एंगल ऑफ इमरजेंस if the angle of deviation is 43 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया हुआ है, 43 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया हुआ है कितना, 65 डिग्री। फाइंड करना है एंगल ऑफ
इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड करना है दोस्तों, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या, हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया हुआ है 60 डिग्री। यही एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, 60 डिग्री दिया हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो 60 डिग्री होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है दोस्तों 65, एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ 43 डिग्री। और हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों कि इमरजेंस एंगल ऑफ, और जो आई होता है, मतलब ये I2 यहाँ पे बता रहा है क्या इमरजेंस एंगल है, वो हमारा क्या होगा? हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है दोस्तों, आई प्लस ई, ई दैट मीन्स क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से हमारे पास निकालना है ई, तो अगर हम ई को यहाँ पे रखें तो ये ए प्लस में आ जाएगा और ये माइनस आई हो जाएगा। डेल्टा दिया हुआ है कितना दोस्तों, सॉरी डेविएशन दिया हुआ 43 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 60 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 65। इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों तो हमारा आ जाएगा कितना, ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 38 डिग्री। और यही ई को हम लोग I2 बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे I2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे I2 या फिर ई कितना हो गया, 38 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रे ओएस क्यू एस कॉल्ड, और इस क्यू एस रे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। इस तरीके से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट रे PQ। इस PQ जो लाइट रे है इसको पूरा कंप्लीट करना है। हम देख रहे हैं कि सारा एंगल 60 डिग्री है दोस्तों। तो ये एक कौन सा एंगल हो, ट्रायंगल कौन सा प्रिज्म हो गया, इक्विलेटरल प्रिज्म हो गया। कौन सा प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म। तो यहाँ पे देखिए हमें एक चीज और दे दिया है, एंगल ऑफ, सॉरी, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री, मींस क्रिटिकल एंगल दे दिया है 42 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों PQ, यहाँ से जब ये लाइट रे इस सरफेस पे आके टकराएगा सीधा आएगा, क्योंकि ये पैरेलल, सॉरी, परपेंडिकुलरली आ रहा है। तो कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब परपेंडिकुलरली आता है तो वो बिना डेविएट किए ही नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये है हमारा 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये पूरा हो गया 90। तो ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 दैट मीन 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमारा दिया हुआ 42 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम माने यहाँ पे ये है 60 डिग्री, तो हम देख रहे हैं क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन हो जाएगा दोस्तों, TIR। तो TIR हो जाएगा तो ये लाइट रे क्या कर जाएगा, इसी मीडियम में फिर से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये भी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों वो भी 60 डिग्री होगा। अब जब यहाँ पे ये लाइट रे यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये इससे परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ से जो बाहर निकल जाएगा दोस्तों ये ऐसे ही बाहर निकल जाएगा बिना डेविएट किए ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कंप्लीट रे डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इस हिसाब से ये कंप्लीट रे डायग्राम दोस्तों इसका हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द डायग्राम बिलो शोज टू पैरेलल रेज ए एंड बी। दो पैरेलल रेज है दोस्तों ए और बी, एक है ऑरेंज कलर का और एक है ब्लू कलर का। ये है ऑरेंज कलर और ये है ब्लू कलर। इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन एयर ग्लास बाउंड्री, ये एयर दोस्तों और ये ग्लास है उसमें इंसिडेंट कर रहा है ये दोनों। कॉपी एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ए एंड बी, ये दोनों का पाथ जो है दोस्तों वो बनाना है। हाउ डू द स्पीड्स ऑफ दिस रे डिफर इन ग्लास, ये दोनों का स्पीड जो है वो कैसे ग्लास में आके डिफरेंट होगा, कैसे अलग अलग होगा वो बताना है। आर दी टू रिफ्रैक्टेड रेज इन ग्लास पैरेलल, गिव रीजन, ये दोनों का जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो इस ग्लास में वो दोनों पैरेलल होगा तो बताना है। हम जानते हैं कि जो रे ब्लू है, ब्लू विल बेंड मोर देन द रे ए और इन द सोन इन फिगर, क्योंकि विप जी और VIB GYOR सबसे ज्यादा बेंड कौन सा करेगा दोस्तों, वायलेट लाइट। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। सबसे लेस बेंड कौन करता है दोस्तों, रेड कलर, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों क्या, ब्लू और ऑरेंज, ये है हमारा ब्लू और ये है ऑरेंज। ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बेंड करेगा कम। तो ये जो ऑरेंज कलर का लाइट रे है दोस्तों, सॉरी, ये इसका हो गया नॉर्मल, तो ये जो है वो थोड़ा कम बेंड करेगा दोस्तों। बट ये जो हमारा ब्लू कलर का है वो ज्यादा बेंड करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम कि ऑरेंज कलर का जो लाइट रे है वो थोड़ा कम बेंड करेगा। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है ब्लू कलर से ज्यादा होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है दोस्तों वो दूसरे मीडियम में थोड़ा बेंड कम करता है, डेंसर मीडियम में वो थोड़ा बेंड कम करता है। और जिसका वेवलेंथ
कम होता है वो ज़्यादा बेंड करता है। इसीलिए हम जानते हैं कि जब सन उगता या डूबता है तो हमें रेड कलर का सन दिखता है। क्यों? क्योंकि सारे लाइट जो है वो क्या कर जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं बाकी कलर, लेकिन रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो दूर तक उसका वो लाइट रे आता है, इसीलिए हम लोग को वो रेड और ब्लू दिखता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी वही रीज़न है, ऑरेंज कलर जो है वो लेस डेविएट करेगा, ये ज़्यादा डेविएट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोर देन द रे ए ऑरेंज एज़ शोन इन द फिगर डायग्राम। तो रे बी ब्लू विल बेंड मोर देन, तो ब्लू जो है वो ज़्यादा बेंड करेगा किससे? ऑरेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट का आंसर है दोस्तों कि इन ग्लास में जो होगा स्पीड जो होगा ऑरेंज का लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द ब्लू। तो ब्लू का सॉरी ऑरेंज कलर का जो स्पीड होगा दोस्तों वो ज्यादा होगा किससे? ब्लू कलर से। नेक्स्ट में बोल रहा है द टू रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। ऑब्वियस बात है कि ये ज्यादा बेंड करेगा, ये कम बेंड करेगा, तो ये दोनों लाइट रे जो है आपस में पैरेलल नहीं होंगे। इस तरीके से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड इन वॉरफेयर। वॉरफेयर में वॉर के टाइम में इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज किए जाते हैं। एक्सप्लेन विद रीजन व्हाई। क्यों यूज किया जाता है उसका रीजन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री on an equilateral prism in diagram below. So name the phenomenon exhibited by the ray of light which enters and emerges out of the prism. तो बोल रहा है किस फेनोमेना से ये लाइट रे इसमें एंटर करेगा और ये बाहर निकलेगा वो पूरा बताना है। स्टेट द काउज ऑफ द एवो फेनोमेनन मेंशन्ड बाय यू, और किस कारण ये हुआ उसका पूरा फेनोमेना भी बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वॉरफेयर में इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर सिग्नल्स ड्यूरिंग वॉरफेयर बिकॉज दे आर नॉट visible and they are not absorbed much in the medium. इंफ्रारेड रेडिएशन का वॉरफेयर में इसलिए यूज किया जाता है दोस्तों, तो सिग्नल के लिए। किस लिए? सिग्नल के लिए, क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो विजिबल भी नहीं होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ ये जो है एयर में ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसका वॉरफेयर में यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट लाइट है दोस्तों, ये दो दो पार्ट में डेविएट, दो पार्ट में रिफ्रैक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं कि जब कोई प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट जब पास होता है तो वो 7 कलर में दोस्तों डेविएट होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं दोस्तों, डिस्पर्जन। और यही फेनोमेना होगा डिस्पर्जन। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन। अब बोला द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद वेवलेंथ। अब जो व्हाइट लाइट है उसका जो डिस्पर्सन, जो कॉज ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन हुआ उसकी वजह से जो व्हाइट लाइट है दोस्तों उसका स्पीड जो है चेंज होगा, और जो सारे डिस्पर्स होके जो अलग-अलग कलर के लाइट जो बनेंगे उनका भी स्पीड क्या होगा? चेंज होगा, और सबका वेवलेंथ भी क्या होगा? चेंज होगा। तो देखिए व्हेन लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म इट कंस्टिट्यूट्स कलर्स। जब कोई व्हाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म से पास होता है तो ये 7 कलर में टूटता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स इन द प्रिज्म बिकॉज ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, दिस कॉज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और सारे कलर का लाइट जो है दोस्तों, ये अगर प्रिज्म है, ये एक व्हाइट लाइट जा रहा है तो ये 7 कलर में टूटता है, और सारे कलर का जो लाइट होता है दोस्तों वो अलग-अलग होता है। सारे लाइट का अलग-अलग कलर होता है, अलग-अलग वेवलेंथ होता है, और साथ ही साथ स्पीड भी क्या होता है? अलग-अलग होता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्पीड कम होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हो गया सारे क्वेश्चंस का आंसर। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो हमारा चैनल है दोस्तों पढ़ाई अड्डा, नीचे जाके आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @@ पढ़ाई अड्डा। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल को सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इन सारे का क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोग को मिल सके दोस्तों। और इस सेशन को पूरा को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स दोस्तों।